जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समकालीन भारत 2 भूगोल संसाधन एवं विकास जियोग्राफी यानी कि भूगोल कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे पूरे विस्तार से और इसी वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है उत्तर लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। मृदा अपरदन है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा क्या है? उत्तर जलोढ़ मृदा। पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्खात भूमि कैसी होती है? उत्तर ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर नवीनीकरण योग्य संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन। नेक्स्ट, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। उत्तर जलोढ़ मृदा। मतलब नदियों द्वारा बहा कर लाए जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? अवसाद को जलोढ़ मृदा कहते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर अत्यधिक सिंचाई। भूमि की स्तर वहाँ पे कम होती जा रही है, उसकी क्या रीजन है? अत्यधिक सिंचाई है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर आणविकरण। आणविकरण लौह अयस्क का प्रमुख संसाधन है। नेक्स्ट, चादर अपरदन क्या है? उत्तर जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा खुलकर जल के साथ बहती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको आपको याद कर लेना है। तो जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा खुलकर जल के साथ बहती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा कौन सी है? उत्तर काली मृदा। तो काली मृदा ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? मालवा प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? उत्तर जल। पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या साधन है? जल। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? उत्तर काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? उत्तर ग्रेफाइट। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है ग्रेफाइट। लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। उत्तर जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे अधातु प्राप्त होता है अधात्विक खनिज कहलाता है, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि। ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं।
अजैव मतलब जिनमें जीवन ना हो। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे धातु एवं चट्टानें। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 3 विधियां बताइए। अथवा मृदा अपरदन क्या है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं। मृदा अपरदन, मृदा के ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। पहला, वृक्षों की पत्तियों से, सॉरी दोस्तों कट गया था, वृक्षों की पत्तियों से आश्रय पेटी बनाकर तटीय इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती का प्रोत्साहन देकर मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा, समोच्च ढाल रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, इससे वर्षा जल ढाल के साथ तेजी से नहीं बहता, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। चौथा, विशाल खेत को पत्तियों में विभाजित करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है और फसलों के मध्य घास की पेटी को उगाना चाहिए, इससे पवन वेग का प्रभाव कम होगा और इसे पाटीदार खेती भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था मृदा संरक्षण, मतलब मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं या मृदा अपरदन क्या है, जो मिट्टियाँ कट कट के बह जाती है उसे रोकने के लिए ही ये उपाय किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। उत्तर, संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। उदाहरण के लिए झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज है लेकिन पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु विकास की कमी है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्न कर्म से पड़ती है। पहला, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है और संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है। तीसरा, वर्तमान में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं और इनको भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 3 कारण स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। उदाहरण के लिए झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज है लेकिन पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल और संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु विकास की कमी है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्न कर्म से पड़ती है। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है और संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है। वर्तमान में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं और इनको भावी पीढ़ियां के लिए सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटेराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। लैटेराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। लैटेराइट मृदा, इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा, काली मृदा, दोनों को एक साथ देखते हैं। काली मृदा, इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरा, लैटेराइट, इस मृदा में चूना, फास्फोरस तथा नत्रजन की कमी होती है और सोडा और पोटास का अभाव भी पाया जाता है। काली मिट्टी, इस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोहांश तथा मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा, यह मृदा पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है जैसे मेघालय में लैटेराइट मृदा मिलती है। तीसरा, दक्कन ट्रेप प्रदेश की यह प्रमुख मृदा है। कौन सी? काली मृदा। चौथा, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निस्सालन प्रक्रिया से बनी मृदा को लैटेराइट मृदा कहते हैं।
या चौथा, इस मृदा का रंग काला होता है, इसे काली मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। पांचवा, यह मृदा बहुत ही कम उपजाऊ है। तो लैटेराइट मृदा बहुत ही कम उपजाऊ है। और काली मृदा, यह मृदा अधिक उपजाऊ है और कपास की उपज के लिए अति उत्तम है, अतः इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं। मतलब कपास के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी उपजाऊ मिट्टी है? काली मिट्टी चाहिए। यह मृदा मोटे कणों से युक्त होती है, इसी कारण इसके कण बदरपुर के समान पृथक और मोटे होते हैं। यह मृदा नमी में चिपचिपी तथा सूखने पर दरार वाली हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर लिखेंगे, लैटेराइट मृदा और काली मृदा में। जो भी आपको आसान बनाना है, छोटे छोटे आप 4-5 याद कर लीजिए, इतने में हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, अथवा भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, अथवा एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये 3-4 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर, भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाओं का भी विकास हुआ है, जिन्हें निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। पहला, जलोढ़ मृदा। लगभग भारत का समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु द्वारा ले गए निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ मृदा में रेत, धातु और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिसके कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना अत्यधिक होता है। तो इस प्रकार से ये जलोढ़ मृदा की भूमिका हो गई। नेक्स्ट है काली मृदा। काले रंग वाली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, मतलब जो काली रंग की होती है इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की कृषि के लिए उपयोगी यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं। तीसरा है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और यह मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा काजू की फसल के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको लिखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये 3 मिट्टियों से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुविकल्पी भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। दोस्तों हम पहले भी कह चुके हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। यदि आप केवल विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो लघु उत्तरीय आप आसानी से कर पाएंगे। तो भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए, अथवा मृदा अपरदन के रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। अभी हमने इस क्वेश्चन को लघु उत्तरीय में पढ़े थे, अगर आप यहाँ पे याद कर लेते थे तो लघु उत्तरीय में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कम नंबर में पूछा जाएगा, थोड़ा कम करके लिख देंगे। उत्तर, मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब जैसे पानी का तेजी से बहाव रहता है तो मिट्टी कट करके बह जाती है, तो पानी के बहाव को यानी पानी के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा, मेखला बनाकर, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पत्तियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों
के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेखला बनाते यानी कि खेत के चारों ओर मेड़ के पास पे क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, जिससे इससे भी आप इसकी स्थायी मतलब इसको रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को। और तीसरा क्या है, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। जो घास पाए जाते हैं, घास में आप देखेंगे तो मिट्टी का बहाव कम रहता है, मतलब मिट्टी नहीं बहती जहाँ घास होती है, और जहाँ घास नहीं होती वहाँ की मिट्टी ज़्यादा तेज बहती है। तो वहाँ कहा जा रहा है कि पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब चारा नहीं काटेंगे वहाँ का तो मिट्टी नहीं बहेगी ज़्यादा। चौथा, वृक्षारोपण के सुधार। वृक्षारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग में वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। वायु से भी रोका जा सकता है, जैसे तेज हवा चलती है तो फसलें क्या होती हैं, गिर जाती है, तो फसलों को भी बचाया जा सकता है और मिट्टी को भी बचाया जा सकता है। पांचवा, भूमि पर सोपान बनाकर। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में भू उपयोग प्रारूप। उत्तर, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग में भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र में बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। मतलब जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है या कश्मीर के बॉर्डर में है, तो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर में जो भी भू अधिकृत क्षेत्र है वहाँ का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है, और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक बार बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेल, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज का पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। दोस्तों, लगातार आप एक खेत में एक ही फसल उगाए जा रहे हैं तो इससे मृदा की क्षमता, उर्वरक क्षमता कम होती जाती है, तो धीरे धीरे वो खेत कम उपजाऊ हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में फसल की मात्रा कम उगेगी। इसलिए खेतों में क्या करना चाहिए कि हर बार फसल चेंज करके बोना चाहिए, कभी गन्ने तो कभी धान तो कभी अरहर। इस प्रकार से अगर चेंज कर करके बोया जाएगा फसल तो खेत की उर्वरक क्षमता पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। उत्तर, भू संसाधन, मानव भूमि पर निवास करता है, यह अपने आर्थिक क्रियाकलाप भूमि पर संपन्न करता है तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। ऐसे में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% क्षेत्र भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि 43% भाग पर खेती की जाती है और 30% भाग पर क्या है, पर्वत फैला हुआ है। और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्रों में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वन आदि मिलता है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर रहकर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका उपयोग मनुष्य कृषि कार्यों के लिए, मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला, कृषि। भूमि पर मनुष्य कृषि करता है, खेती करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के फसलें उगाता है और इससे मनुष्य का भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। दूसरा, आवास। भूमि पर ही मनुष्य अपने रहने के लिए आवास बनाकर रहते हैं, जो औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, खनन। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की खनिज पाई जाती हैं, इसलिए मानव उन क्षेत्रों में खनन का कार्य करते हैं जहां खनिज के संचार पाए जाते हैं। उद्योग। भूमि के जिन क्षेत्रों में उद्योग के लिए एक कच्चा माल प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। पांचवा, चारागाह। भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है, वह क्षेत्र चारागाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, भूगोल का पहला चैप्टर, जिसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। और आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।